नमस्कार कांस बहाल। यादों के इस सुहाने सफ़र में कांस बहाल रेडियो के माध्यम से आपका स्वागत और खैर मकदम। मैं बलजीत सिंह, आपका आज का हमसफ़र, आज के मेहमान के साथ गुफ्तगू करने को आतुर हूँ। कुछ लोग ज़िंदगी की चुनौतियों से समझौता कर ज़िंदगी काट लेते हैं और कुछ ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जीते हैं। और ख़ास करके अगर आपका ज़िंदगी को परखने का नज़रिया आध्यात्मिक और शिल्पी हो तो फिर आप गलत हो ही नहीं सकते। इसी सहजता के साथ रहते हुए हमारे आज के मेहमान ने भारतीय वायुसेना, इंडियन ऑयल और लार्सन एंड टुब्रो की नौकरी की और अब ऐतिहासिक और अपने जन्मस्थान शहर जोधपुर में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप लार्सन एंड टुब्रो कांस बहाल में मशीन शॉप के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में कार्यरत थे। मृदुभाषी, शांत, आध्यात्मिक, कलाकार और पारखी नजर रखने वाले हमारे आज के मेहमान श्री डी शर्मा का तालियों से स्वागत और अभिनंदन है। शर्मा जी, कांस बहाल रेडियो में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस लायक समझा कि मैं कांस बहाल रेडियो में अपना कुछ बोलूं। बातों का सिलसिला शुरू से शुरू करते हैं और आप हमें ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपका बचपन कहाँ बीता, आपकी शिक्षा वगैरह कहाँ हुई, बताइए। मेरा बचपन जोधपुर में हुआ। मेरा नेटिव प्लेस होम टाउन जोधपुर है, वहीं से मेरा जन्म और पालन पोषण और बड़ा हुआ। और मेरी एजुकेशन जो है वो जोधपुर में ही हुई। हायर सेकेंडरी तक मैंने जोधपुर में ही पढ़ाई की। इसके बाद मैंने आगे पॉलिटेक्निक कॉलेज में फॉर्म भरा, पर मेरे मित्र ने कहा नहीं, एयरफोर्स में इंटरव्यू हो रहा है, चलो वहां जाए। गर्मी की छुट्टियां थी तो मैं और वो गए वहां। तो उसका बहुत इंटरेस्ट था कि नहीं अपन चलते हैं अगर सेलेक्ट होते हैं तो। तो लकीली सेलेक्ट हो गए और फिर वहां से एयरफोर्स में 1966 में जुलाई में एयरफोर्स में ज्वाइन कर लिया ट्रेनिंग के लिए। तो वो जो स्टडी मेरी थी वो वहाँ एक टाइम तो रुक गई। फिर मैंने बेंगलोर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी किया था। और फिर मेरी जब पोस्टिंग चंडीगढ़ में थी तो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। तो ऐसे बचपन से स्कूल खत्म होते ही मैं जॉब में आ गया। तो आपने मतलब इंडियन एयरफोर्स में जॉब करते हुए सारी पढ़ाई कर ली? हाँ, मैंने एयरफोर्स पे रहते हुए मुझे ऐसा चांस मिल गया, जैसे चंडीगढ़ में 3.5-4 साल रहा तो मैंने वहाँ से 3 साल पढ़ाई की, पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। बहुत अच्छे। आप अभी हमें ये बताइए कि आप कांस बहाल की तरफ आपका कैसे रुख हो गया और आप कब कैसे कांस बहाल आए, और इंडियन एयरफोर्स की जो नौकरी थी वो आपने क्यों छोड़ी? इंडियन एयरफोर्स की नौकरी बहुत अच्छी थी, मैंने एंजॉय किया, लेकिन वो क्या फ्रीक्वेंट ट्रांसफर वाली प्रॉब्लम जो है मुझे ठीक नहीं लगी। क्योंकि एयरफोर्स में रहते हुए मेरी मैरिज हो गई थी और फिर 2 बच्चे हो गए थे। एक चंडीगढ़ में था तब हुआ, एक मैं आसाम जोरहाट में था तब हुआ। तो फिर परिवार को लेके बार बार ट्रांसफर होने के साथ, सामान के साथ मूव होना थोड़ा मुझे ठीक नहीं लगा। तो इसीलिए मैंने ऑप्ट किया था कि इनिशियल बॉन्ड कंप्लीट करके 81 में छोड़ना था एयरफोर्स। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आप एक्सटेंड कर लीजिए बॉन्ड। मैंने अनविलिंगनेस दिया तो उन्होंने कहा अभी शॉर्टेज है टेक्निकल स्टाफ की, तो उन्होंने 84 बिगनिंग में मुझे रिलीज कर दिया। तो एयरफोर्स के पीरियड में मैं चंडीगढ़, नासिक, जोरहाट, बेंगलोर 2 बार रहा, चेन्नई, मद्रास रहा, ऐसे वो ट्रांसफर होता रहा।
और ओके। काफी अच्छा लगा, एक्सपीरियंस भी हुआ। मैंने डेकोटा सर्विसिंग में मास्टरी की थी, फिर मिग 21 की सर्विसिंग ये नासिक में वहाँ लग गए, ओके। 27 की भी की थी। हम्म, और वैसे ओवरऑल मेरी लाइफ अच्छी रही एयरफोर्स में, सिर्फ ये ट्रांसफर वाला प्रॉब्लम था, इसलिए ओके। मैंने एयरफोर्स छोड़ दिया। उसके बाद मैंने जोधपुर आके मैंने अप्लाई किया ऑयल इंडिया में, तो मेरी ऑयल इंडिया में सिलेक्शन हुआ। जोधपुर में राजस्थान प्रोजेक्ट के लिए यहाँ कंप्यूटर सेंटर बन रहा था, तो फ्रेंच लोगों के साथ में मुझे काम करना था, ओके। तो उसमें मैंने काम किया। पर मुझे ऐसा पता लगा कि ये काम पूरा होके ये ट्रांसफर कर दिए जाएंगे हेड ऑफिस दुलियाजान असम। तो फिर मैंने कहा ये फिर मूवमेंट हो जाएगा, तो मैंने फिर रिजाइन कर दिया वहां से, ऑयल इंडिया से। ओके। और उसके बाद मैंने एलएनटी में अप्लाई किया था और ऑल इंडिया रेडियो में। ओके, तो ऑल इंडिया। हाँ, तो किस्मत ऐसी थी कि दोनों का कॉल आ गया। ओके, तो ओके, ओके। तो फिर मैंने ऑल इंडिया रेडियो में फिर से वही ट्रांसफर वाला चक्कर, नॉर्दर्न जोन में मेरी कहीं भी वो ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा। तो फाइनली मैंने कहा फिर वही ट्रांसफर का चक्कर रहेगा, तो वहाँ राउरकेला में मेरा फर्स्ट कजिन डॉक्टर एस.एन. कोलारिया ईएनटी के हेड थे, ईएनटी डिपार्टमेंट के, मैंने उनसे बात की जी। तो उन्होंने कहा आप एलएनटी में अगर मिला है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, बहुत बढ़िया है, कॉलोनी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी जगह है, तो और सारी फैसिलिटीज है। और एलएनटी ने कहा था आप पे आते ही आपके बच्चों की स्कूलिंग, आपको मकान दे दिया जाएगा, सब कुछ। तो फिर मैंने एलएनटी ज्वाइन कर लिया। बहुत बढ़िया, बहुत इस बढ़िया। तरह से कांसबाल आना हो गया मेरा। तो आपने 18 साल इंडियन एयरफोर्स की नौकरी की, हाँ जी, ऑयल इंडिया की नौकरी भी आपने, वो तो और 4 महीने की बस। 4 महीने की, और ऑल इंडिया रेडियो की नौकरी भी आप इसलिए नहीं गए कि वहां भी आपका स्थानांतरण होता था, ट्रांसफर होता था। तो हाँ जी, आपको एक बात बताऊं कि मेरे बैंकिंग लाइफ में भी कुछ ऐसे ही था, तो डर मेरे मन में भी हमेशा रहता था, लेकिन हाँ। मेरे पास इतने विकल्प नहीं थे, तो मैंने अपनी 35 साल की नौकरी बैंक में ही निकाल दी। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। आपने कुछ दिन पहले मुझसे बात करते हुए बताया था कि आपने वीआरएस दे दी थी, वॉलंटियर रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस। तो क्या मैं आपको पूछ सकता हूँ कि इसका कोई कारण, विशेष कारण था, और इसके बाद आपकी रिटायरमेंट लाइफ कैसी चल रही है? फिलहाल आप कहाँ हैं? और बच्चे जो है, मुझे गोपाल का नाम याद आ रहा है, तो वो सब अभी कहाँ है? आप लोग कैसे कैसे बताइए, सारा कैसे बसर हो रहा है? कांसपाल में मुझे बहुत ही अच्छा लगा रहने से, बहुत ही सुंदर कॉलोनी थी, बहुत ही अच्छे लोग थे वहाँ पर। वो एक तरह से मिनी भारत था, वहाँ पर पूरे सारे स्टेट के, सारी भाषाओं के लोग वहाँ पर थे, और सभी मिलजुल कर रहते थे। किसी भी फंक्शन में, किसी भी फेस्टिवल में सब मिलते थे एक दूसरे से, बहुत अच्छा लगा मुझे जी। और इतना सुंदर जगह था, नेचुरल जो सीनरी बड़ी अच्छी थी जी। तो वैसे तो मेरा मन नहीं था वहां से छोड़ने का, पर करीब 16.5 साल मैंने वहां काम किया। तो फिर क्या, मेरे वहां रहते हुए मैंने क्या 98 में यहाँ जोधपुर में अलग, मेरे पेरेंटल हाउस तो है पर मैंने अलग मकान बना लिया। मैंने कहा बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको जरूरत पड़ेगी। ओके। और 2000 में बड़े लड़के की शादी की। जी। तो फिर उसकी वाइफ के डिलीवरी होने वाली थी 2001 में। तो वाइफ बोली कि मैं अब कुछ महीनों के लिए घर चली जाती हूँ, बच्चे को मेरी जरूरत पड़ेगी। तो उस टाइम मैंने सोचा ठीक है, पर उसी पीरियड में वीआरएस की स्कीम निकली। ओके। तो मैंने कहा कि चलो ये तो मौका मिला है, मैं थ्रू आउट मेरे जो सर्विस कैरियर में बाहर ही रहा हूँ, जोधपुर क्या राजस्थान से बाहर रहा हूँ, तो ये मौका है कि अब मैं भी साथ ही चलता हूँ, और हमने काफी सर्विस कर ली है। तो और बच्चे पढ़ लिए हैं। बड़ा लड़का वहां से पढ़ के फिर उसने एलटीआईटी से डिप्लोमा कर लिया था जी, और डिप्लोमा करके वो भी जॉब में लग गया था। छोटा वाला गोपाल शर्मा भुवनेश्वर, पहले तो माउंट फोर्ट से वहाँ सेंट पॉल में था, फिर भुवनेश्वर में इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग कर ली। ओके। और उसने इन्फोसिस ज्वाइन कर लिया था। बढ़िया।
तो फिर मैंने कहा मैं भी चलता हूँ। दोनों बच्चे सेटल्ड हैं, हाँ, एक की शादी भी कर दी है, अपना घर बना लिया है, हम्म, और एज में एयरफोर्स में था तो अच्छी पेंशन भी मिल रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए मैंने ऑप्ट किया कि भाई मैं अभी घर ही चलता हूँ। मेरे बहुत बढ़िया। पेरेंट्स भी थे, तो मैंने कहा कुछ समय पेरेंट्स के साथ बिताएंगे। तो ये ऐसे सोच के मैंने वीआरएस के लिए अप्लाई किया और मिल गया मुझे। ओके ओके। तो फिलहाल अभी बच्चे कहाँ हैं? हाँ, अभी बड़ा बच्चा यहाँ जोधपुर में ही है, वो भी बाहर जाना नहीं चाहता, उसको बाहर के जॉब थे, वो गोवा में था, ओके। फिर बॉम्बे आ गया, पर उसकी जब सगाई कर दी उसने कहा मैं तो जोधपुर में ही रहूंगा अब। तो जोधपुर में वो अभी प्राइवेट इंडस्ट्री में जनरल मैनेजर है और अच्छा। हमारे साथ ही रहता है। बहुत अच्छा। और छोटा वाला लड़का गोपाल जो है वो इन्फोसिस में था, उसके बाद में वो हर साल उसको 1-2 महीने यहाँ आता और वापस बाहर चला जाता है यूएस। अच्छा तो फिर उसने यहाँ इन्फोसिस छोड़ के यूएस में ही जॉब ज्वाइन कर लिया और अच्छा। करीब 2001 से वो यूएस में ही रहता है, आता जाता है और वहीं रहता है, वहीं की कंपनी में जॉब करता है। वहां पर अपना मकान ले लिया है और वो उसकी भी शादी कर दी हमने, 2 बच्चे हैं उसके, और बड़े वाले के एक लड़का है, मेरे पोता है, और दोनों की अच्छी से चल रहा है दोनों। तो इसलिए इसके बाद मैंने जॉब दूसरा कोई नहीं किया है। बहुत अच्छे, के बाद बहुत ऑफर तो मिली, हाँ जी। पर मैंने कहा अब थोड़ी अपनी फ्री लाइफ और अपने जो कोई शौक है वो पूरे करेंगे। ओहो। इसलिए मैंने वो बंदिश में नहीं रहना चाहता था, बहुत इसलिए अच्छा, मैंने बहुत फिर कोई जॉब नहीं किया। 2001 से मैं फ्री रहा। बहुत अच्छा। हाँ, मुझे बचपन से ही पेंटिंग और ड्राइंग का शौक था। हाँ हाँ, मैं आपको उसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल भी पूछना चाहता था कि हर आदमी का किसी भी चीज को देखने का नजरिया, उसकी नजर अलग होती है। किसी भी चीज को कोई आदमी एक आराम तरीके से देखता है और कोई उसको एक कलाकार के तरीके से देखता है। तो हमें पता है कि आप एक बेहतरीन कलाकार और एक बेहतरीन पेंटर हैं। आप बताइए इसके बारे में, आप हमें क्या बताना चाहेंगे? हाँ, ये मेरा शुरू से शौक था। मेरा शुरू से एक तो गेम्स में शौक था, फुटबॉल, वॉलीबॉल या फिर पेंटिंग, ड्राइंग। तो मैं पेंटिंग ड्राइंग को मैंने छोड़ा नहीं। इवन सर्विस में भी कभी संडे या हॉलीडे तो कुछ स्केच करना या कोई ड्राइंग करना या वाटर कलर करना, तो वो कंटिन्यू रखा। और फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई कि मेरे जो वाइफ की बड़ी बहन है, सिस्टर, उसके हस्बैंड है, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, मोहन लाल शर्मा। अच्छा अच्छा। तो हाँ, तो उन्होंने कहा आप ऑयल पेंटिंग करो। तो कुछ दिन उनके साथ बैठ के ऑयल पेंटिंग शुरू की और तब से मैं फिर ऑयल पेंटिंग ही करने लग गया। और वीआरएस लेने के बाद में मैंने कहा ये तो अच्छा मौका है, बच्चे अपनी जो शौक है उसको पूरा करते हैं। तो मैंने पेंटिंग शुरू किया और काफी हद तक, जैसे मेरे वो गुरुजी मेरे चाड़ू बोलते हैं बहुत अच्छी पेंटिंग आप करते हैं, और वो गाइड भी कर देते हैं कहीं भी अगर कमी रहती है तो। और उन्होंने कहा जॉब से क्या करेंगे, इवन आप पेंटिंग अगर सेल करते तो अच्छी कीमतें मिलती है। अच्छा। और मैंने कई पेंटिंग सेल भी कर दी और अच्छी कॉस्ट में जाती है। तो फिर मैंने कहा अब अपने घर का टाइम है, कोई बंदिश नहीं है, जाना आना जब मर्जी हो बैठो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने पेंटिंग करना शुरू किया। तो आप जो पेंटिंग करते हैं सर, ये खाली मतलब पोर्ट्रेट्स होते हैं कि लैंडस्केप्स वगैरह भी आप बनाते हैं? ज्यादातर तो मैंने अच्छे जो आर्टिस्ट है, मास्टर्स है, उनकी कोई अच्छी पेंटिंग की कोई फोटो मिली तो मैंने उसकी कॉपी की बड़े साइज में। ओके। और कुछ पेंटिंग मैंने स्केच की और कुछ लैंडस्केप भी बनाए मैंने, और कुछ ओरिजिनल पेंटिंग भी बनाई थी, पोर्ट्रेट भी बनाई, लैंडस्केप भी बनाए हैं। ओके। और पर वो कम बनाए हैं। हालांकि मैं स्केच करता था पेंसिल से। इधर जोधपुर में बहुत अच्छा बड़ा शहर है, पहाड़ियां भी, सब तरह का वातावरण है, तो मैं पहाड़ियों में जाके स्केचिंग करना वगैरह। तो
और उनका मेरा साथ मिल गया था मेरे साड़ू का। ऑफ कोर्स वो कुछ टाइम बाद यूएस चले गए, वो कि उनका लड़का वही है, वो भी वहीं के नागरिक है, पर वो आते हैं तो 2-2.5 साल यहाँ रहते हैं। अच्छा। अभी भी यही है। तो उनके साथ बैठ के फिर क्या, वो उनको भी थोड़ा आध्यात्मिक बातों का भी शौक है, और मुझे भी काफी अच्छा लगता है कोई धार्मिक आध्यात्मिक टॉपिक पे बोले या पढ़े या सुने। मैं भी पढ़ता हूँ ऐसी जो किताबें ग्रंथ जो हैं, पढ़ता रहता हूँ मैं। तो आप जी, आप कभी गोपाल के पास यूएस नहीं गए? हाँ नहीं, उसके जब शादी के बाद वहाँ उसकी एक लड़की हुई, तो उसने कहा आप यहाँ आ जाओ। तो फिर मैंने कहा आएंगे करके, बोला नहीं आप आओ। तो मैं और वाइफ फिर 2008 में यूएस चले गए। ओके। तो उस टाइम वो रिचमंड में था, ये वर्जीनिया स्टेट में। तो वहां पर हम 6 महीने रहे। अच्छा। और कई जगह घूमे, जैसे डीसी या और कई जगह चले गए। हाँ जी, हाँ जी। और इन द मीन टाइम दिवाली पर मेरे साड़ू उस टाइम अटलांटा में थे, जॉर्जिया स्टेट में। अच्छा। तो लड़का बोला कि आप मौसी जी के यहाँ चले जाओ 10-15 दिन, टिकट कर देता हूँ आने जाने का। तो वहाँ चले गए। तो ऐसे कई जगह घूमे भी, और 6 महीने ही मिलता था वो एट ए टाइम स्टे के लिए। तो वीजा जी, वहाँ फिर दोनों साड़ू भाई लोगों ने मिलकर कोई पेंटिंग या कुछ ऐसा कुछ नहीं किया? नहीं, पेंटिंग मैंने बनाई वहाँ, मुझे टाइम मिलता था, सुबह घूमता था। अच्छा। और दिन में मैं फ्री रहता था। हालांकि वाइफ बिजी रहती, वो छोटी बच्ची हमारी पोती के साथ। तो मैं पेंटिंग करता था। तो 8-10 पेंटिंग बनाई वहाँ पर। मैंने कहा उसको उसके लिए बना देते, और वहाँ वो लगाएगा। ओके ओके। बेटे को दे के आ गया वहाँ पर आप? एक वहाँ पर भी पेंटिंग। आपसे ये आखिरी सवाल पूछे या वार्तालाप करना चाहूंगा। आप कांसवाल में करीब 16 साल रहे, आपने बताया था शायद। हाँ, 16 साल, 16.5 साल करीब। तो आप कांसवाल वासियों को, जैसा आपका नेचर है, जैसे आपके विचार हैं, आध्यात्मिक हैं, पेंटर हैं, तो आप अपने हिसाब से कांसवाल वासियों को कोई संदेश देना चाहते हैं? जी बताएं। वैसे पहले वाले सवाल में मैंने थोड़ा छोड़ देखा, उसमें बाद में फिर हम यूएस गए थे, कनाडा, मॉन्ट्रियल रहे 1.25 साल ऐसे। तो वो सिलसिला चलता रहा। जी, कोई बात अभी जो आपने पूछा है पेंटिंग का और अध्यात्म का, मुझे ये धार्मिक, जैसे भगवत गीता मैं रेगुलरली पढ़ता हूँ। और हमारे संत हुए थे स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उनकी टीका जो उन्होंने किया है बहुत ही सुंदर और बहुत बढ़िया है। उसका नाम है साधक संजीवनी, वो मैं पढ़ता हूँ। और कांसपाल वासियों के लिए तो मैं बताऊं कि भाई जिनको भी फ्री टाइम मिलता है, क्योंकि पेंटिंग और ये जो आध्यात्मिक, ये दोनों चीजें ऐसी है कि इसमें आपको किसी कंपनी की जरूरत नहीं है। आप अकेले बोर नहीं होंगे, अकेले कहीं भी बैठ जाओ, एकांत में कहीं भी जंगल में भी बैठ जाओ, तो आप अपना समय अच्छे से पास कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल आप बैठ के पेन पेंसिल लेके स्केच करने बैठ गए, जंगल में बैठे, तो आप एक समथिंग मतलब क्रिएट करेंगे वहाँ, और आपको अच्छा लगेगा, अच्छा कुछ बनेगा। तो बिल्कुल बिल्कुल। आध्यात्मिक में से कि अपने देखा जाए तो जो मनुष्य जीवन मिला है, तो उसका कहते हैं कि मेन उद्देश्य तो है कि ये हमेशा जीवन का आना जाना जो है, जन्म लेना मरना, ये साइकिल जो बंद करने के लिए अगर आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, तो ये आना जाना रुक जाएगा। तो अपने कर्म करते हुए, जो निष्काम कर्म करते हुए इसमें लाइन में जाएं, तो वो बहुत ही लाभप्रद होगा। और वैसे कांसपाल वासियों के लिए कि कांसपाल बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर जगह है, सभी अच्छे लोग मिल के रहे और आनंद ले वहाँ का, बहुत अच्छा, बहुत का भी। और तो शर्मा जी, इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूं, मैं मुख्यतः आपको 2 बातों के लिए विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा। एक तो आपसे आज हिंदी में साक्षात्कार करके इतना अच्छा लगा कि आप मानिए कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हमारे नाम, हमारा चलना, खाना, क्रियाकलाप, ये सब कुछ तो एक जैसा है, तो फिर ये अंग्रेजी ऊपर या हिंदी नीचे, ये कहाँ से आ जाती है बातें, मुझे ये समझ में नहीं आता। तो
चलिए, ये तो एक डिस्कशन या फिर एक वार्तालाप का टॉपिक मैंने छेड़ दिया, लेकिन आपने अपना बहुत ही बहुमूल्य समय निकाला। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके साथ मैं जुड़ा, कुछ अच्छी बातें सीखी कांसपाल रेडियो की तरफ से, और व्यक्तिगत रूप से मैं आपका बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूं। और आप खुश रहें अपनी पेंटिंग के साथ, अपने पोतों के साथ, अपने जोधपुर में। धन्यवाद करना चाहूंगा आपका एक बार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे ऐसा मौका मिला है कि मैं कांसपाल वासियों से रूबरू होऊंगा रेडियो से। और आपकी जो टीम है जिन्होंने पेन लिया है इसको ऑर्गेनाइज करने का, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी कांसपाल वासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद। बहुत बहुत। चलिए, आपसे फिर कभी मुलाकात होगी। आपसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कांसपाल यादें कांसपाल रेडियो पर आज के इस यादगार एपिसोड के बाद अब वक्त है कि मैं शुक्रिया अदा करूं हमारी संचालन टीम का, हमारी टेक्निकल टीम का, जिसमें शामिल हैं मोहम्मद अली, श्री विकास शर्मा और श्री संजय राउत। आप तक यह एपिसोड पहुंचाने के लिए कोर एडमिन टीम का विशेष आभार। जल्द मिलते हैं फिर एक बार कांसपाल रेडियो के सुहाने सफ़र में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।